Hello, everyone. You all are welcome on the legal platform of Lawyer Talks. So, friend, as you all know, that CBSE has declared the results of 12th exam, and CLAT has also announced its exam date this year. So, this year CLAT exam is held on 1st December, and in this video, we will discuss the mode and eligibility criteria and syllabus of CLAT UG. So let's start the video. So first we know the CLAT is known as a common law admission test, is India's single entrance exam for NLU admissions. The test can assist students in enrolling in the courses such as BLLB, BBLLB, or any of the other accessible combinations. And the CLAT UG national entrance test held every year, and there is 26 national law universities participated in this examination, and the exam is conducted by consortium of NLUs, and the mode of the examination is 10 paper based. Now we know what is the eligibility criteria to appear in this examination. So the first is there is no upper age limit for candidates appearing for UG program through the CLAT 2024. ये जो पॉइंट है वो ये कहता है कि क्लैट यूजी में अपीयर होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर कोई 22 वर्ष का है वो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, और अगर कोई 30 वर्ष का है वो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो कहता है कि कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन दर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि जो 12 क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होगा इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई इन कैटेगरी से आते हैं उन्हें 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। या फिर जो स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 40% मार्क्स चाहिए होगा इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि कैंडिडेट्स हु मे बी अपीयरिंग फॉर देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन मार्च अप्रैल 2024 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर द क्लैट 2024 एग्जामिनेशन। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम 2024 मार्च अप्रैल में दिया वो सब एलिजिबल हैं क्लैट में एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। However, they shall be required to produce an evidence of their passing the qualifying examination at the time of admission। मतलब कि पर उन्हें एडमिशन के टाइम अपना रिज़ल्ट देना होगा, और अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या फिर वो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाते हैं कि उन्होंने 12वीं एग्ज़ाम पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर जो इसका पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है इफ़ मोर देन वन कैंडिडेट secures an equal number of marks in the CLAT 2024, the break of tie shall be by the following procedure and order as under। पांचवा पॉइंट इसका ये कहता है यदि अगर ऐसा हो कि कोई दो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेम मार्क्स आ जाता है तो वैसे में किन्हें प्रायोरिटी दी जाएंगी। तो वैसे केसेस में प्रायोरिटी उन्हें दी जाएंगी जिनका हाई मार्क्स होगा इन लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में, मतलब कि जिनका लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स होगा। दूसरा जिनका जो ज़्यादा एज के होंगे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएंगी। और तीसरा जो कहता है कि कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो अगर यदि किसी दो स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स में आ जाते हैं तो इन तीन क्राइटेरियाज को फॉलो करके उन्हें प्रायोरिटी दी जाएंगी। अब
दोस्तों, हम बात करते हैं कि यूजी सिलेबस एंड गाइड के बारे में, क्लैट यूजी सिलेबस एंड गाइड के बारे में। तो क्लैट, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर ऑफ क्लैट यूजी सिलेबस। तो क्लैट यूजी में जो उसका जो सबसे पहले एग्ज़ाम हम बात करेंगे कि क्लैट यूजी में ये जो क्लैट यूजी है वो आपका 2 आवर का टेस्ट होता है, जिसमें कि 120 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक क्वेश्चन जो कैरी करते हैं वो A1 मार्क्स कैरी के होते हैं, और एक गलती पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और बेसिकली क्लैट्स 5 सिलेबस को कवर करता है, जिसमें कि सबसे पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है वो बेसिकली आपका पैसेज बेस्ड होता है, और पैसेज में आपके 450 को वर्ड्स के रहते हैं। 450 वर्ड्स के आपके एक पैसेज होते हैं, और 5 से 6 पैसेज आपके होते हैं। और इन पैसेजेस जो होते हैं वो ड्रामेटिकल टॉपिक्स पे होते हैं, मतलब करंट न्यूज़ पे होते हैं, और साइनो एंटो होते हैं। और कुछ कुछ पैसेज में जो इनके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनके आंसर आपको पैसेज से ही मिल जाते हैं। तो इंग्लिश पैसेज को करने के लिए आपको वर्क अपॉन समराइज द पैसेज बेस्ड ऑन द रीडिंग, ड्रॉ डिडक्शन एंड कंक्लूजन, आपको आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नीड टू इन्हेंस योर वोकेबलरी। If you want to do better in this section, then you must need to enhance your vocabulary. That will help you to solve this passage very easily. And the second is our current affairs, including general knowledge. So इसमें भी आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और आपके एक पैसेज 450 वर्ड्स के होते हैं। जो इस सेक्शंस में जो डोमेन जो है वो है पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स। और जो टॉपिक्स जो आते हैं वो आपके हैं एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। इकोनॉमिक्स, आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, 5 ईयर प्लान्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक्स, अवार्ड एंड अचीवमेंट्स। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करंट न्यूज़ से एकदम अपडेटेड रहें। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, आप एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ें, और जो भी करेंट्स में जितने भी मतलब इंटरनेशनल नेशनल टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, इन सब टॉपिकों से आप फैमिलियर रहें, क्योंकि यही सब टॉपिक्स जो हैं वो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं आपके। और जो हमारा तीसरा जो है वो है आपका लीगल रीजनिंग का है। तो लीगल रीजनिंग का भी जो टॉपिक है वो आपको 450 वर्ड्स के पैसेज आपको होते हैं, और इसमें बेसिकली मतलब कि आपके जो टॉपिक्स जो आते हैं वो आते हैं आपके टॉर्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से, क्रिमिनल लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, इंटरनेशनल लॉ से, फैमिली लॉ से, एंड जनरल लीगल प्रिंसिपल्स के जो टॉपिक होते हैं वो आपको इसमें कवर्स होते हैं। फिर आपका जो चौथा पोर्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है। इसमें बेसिकली जो आपके टॉपिक्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट्स के, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स, आइडेंटिफाइंग इन्फेरेंसेस, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट्स स्टेटमेंट, फाइंडिंग एजम्पशंस, पैरेलल रीजनिंग एंड एनालॉजी। ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर होते हैं। इसमें आपको अपने स्किल्स को बहुत ही
पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसके कोर्स एंड एक्शंस को फाइंड आउट करना होगा कि स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आपको ये देखना होगा कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ऐसे टॉपिक्स रहते हैं तो आपको इस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट जो पोर्शन है वो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, जो कि जिसमें कि आपके नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम वेटेज की बात करेंगे तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है वो आपका 20% कवर करता है। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका 25% पेपर का कवर करता है। लीगल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपका 25% ऑफ द पेपर कवर करता है। और लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपका 20% ऑफ द पेपर कवर करता है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक का जो पोर्शन है वो आपका 10% कवर करता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आपको एक सजेशन है कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो पोर्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे ये तो बस 10 मार्क्स का इसमें आता है, तो उतना ध्यान नहीं देते। बट फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है कि आप इस पोर्शन पे थोड़ा सा वर्क करें, क्योंकि ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो पोर्शन है, अगर आप उसको अच्छा कर जाते हैं, आप उसमें अच्छा कर जाते हैं, तो ये आपके रैंक को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और जिससे कि आपको टॉप के एन में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो पोर्शन है उसे आप बिल्कुल लाइटली ना लें। आप इसको एक तरह से बहुत ज़्यादा वेटेज दे के आप इसको करें, ताकि आपको रैंक बूस्ट करने में एक अच्छी हेल्प मिल सके। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नीचे लिस्ट दिए हुए हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें कि सबसे पहला आपका हो गया नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, NLSIU बेंगलोर, जो कि सबसे पहले नंबर 1 पे आता है। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जितने भी NLUs हैं उसमें से एक NLU दिल्ली ही ऐसी NLU है जो कि अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो अपना एग्ज़ाम आईलेट के थ्रू कंडक्ट करवाती है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू करवाती है। बाकी जो सारे NLUs हैं वो क्लैट के थ्रू ही अपना एडमिशन लेती हैं। तो आई होप this video help you a lot to understand the exam mode and eligibility criteria and syllabus of the CLAT। एंड हम लोग इसके सिलेबस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, और इनके क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि हर पोर्शन पे हम उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। सो आई होप this video help you a lot. So thank you friends, and wish you the best of luck for your examination. Thank you.